أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم अक्सर जमीन शाबाद कीश्वरे हसीन शाबाद तू निशाने अस्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाबाद पाक सरज़मीन का निज़ाम कुव्वते अखुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ता जिंदाबाद शाबाद मंजिले मुराद परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्कियों कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साये खुदाए ज़ुल्जलाल। I now request DG Tazim Ahmed to call the meeting to order. Bismillahirrahmanirrahim. I call this regular Zoom meeting in order. मैं तमाम गेस्ट को वेलकम कहता हूँ हमारी रेगुलर जूम मीटिंग में, और ईद के बाद सबको ईद मुबारक कहता हूँ। ये सबसे पहले, क्योंकि ईद के बाद हमारी पहली मुलाकात हुई है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसके अलावा जो हमारी रेगुलर जूम मीटिंग है, जो कि मुस्तकिल ही चलती रही है और चलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट के ऊपर है। तो इसके लिए हमने डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब को आज बुलाया है कि आज हमें, आज के मॉडरेटर जो हैं हमारे रोटेरियन बिलाल असगर साहब हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट के एनवायरनमेंट के चेयर हैं। तो ये हमने आज का टॉपिक एनवायरनमेंट पे है। इसी तरह हमारा, जिस तरह आपको पता है कि हर महीने में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद हमारा अगला जो आएगा सेशन वो मैं एंड पे बताऊंगा। स्पेशल चिल्ड्रन के ऊपर है, फिर कम्युनिटी कॉर्प के ऊपर है, इसी तरह काफ़ी प्रोग्राम है। तो इन सब मीटिंग करने का मकसद ये होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 की वजह से जो एक क्लब्स आपस में मिल नहीं रहे हैं, ये एक अनारकी है। और इसकी वजह से लोग अगर अपनी मीटिंगें नहीं कर पाते तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट की इस मीटिंग को अपनी मीटिंग समझ के ही कर लिया करें। तो इससे एक तो एजुकेशनल बड़ा फर्क पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, हम एक यूनानिमसली पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के कोई ना कोई गेस्ट स्पीकर को बुला के ये सारी चीज़ें करते हैं। और इवन दो डिस्ट्रिक्ट के कई प्रोग्राम होते हैं, जैसे 16 तारीख को मेंबरशिप के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट का सेमिनार है, क्योंकि अगस्त इज द मेंबरशिप मंथ। तो रोटरी में हर महीना किसी न किसी हवाले से पहचाना जाता है। तो अगस्त इज द मेंबरशिप मंथ। इसमें 16 तारीख को हमारा सेमिनार होगा, और ये कम से कम 4 घंटे का सेमिनार है, जो कि संडे 2 बजे शुरू होगा और तकरीबन शाम 7 साढ़े 7 बजे तक चलेगा। तो जो कि मैंडेटरी है सब रोटेरियन के लिए। तो मैं अपने तमाम साथियों से हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये हमें अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है
ये जूम पे हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से। तो डिस्ट्रिक्ट टीम जो है ना, उनको मेरे शाना बशान ना, ये काम आज से पहले तो कभी हुआ ही नहीं था, और अगर शुरू किया है तो इसको पाया तकमील पे पहुंचाएंगे। ये सारा साल जूम मीटिंगें शुरू रहेंगी ताकि हम कोविड के दिनों में भी अपने आप को ज्यादा बिजी रखें, ताकि कई और चीजों में ध्यान ना जाए और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की खिदमत कर सकें। तो विद दैट मैसेज, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज काफी लोग ने ज्वाइन किया है। मेरी जो डिस्ट्रिक्ट टीम है, डिप्टी गवर्नर्स, असिस्टेंट गवर्नर्स, इन लोगों को कम से कम इसमें रहना चाहिए, और यहाँ पे 100% कम से कम अटेंडेंस होनी चाहिए। डिप्टी कमेटी चेयर्स हैं कि डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेटरी बातें करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। अब मैं ओवर टू डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, आप आगे बढ़ाएं इसको। बहुत शुक्रिया। And now I will invite Bilal Asghar from RC Lahore Royals. He will be the moderator. थैंक यू वेरी मच डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज का हमारा टॉपिक है जी सपोर्टिंग द एनवायरनमेंट। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट स्पीकर को दावत दें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ज़मीन और पानियों में फसाद मत फैलाओ। अब ज़मीन और पानियों में फसाद फैलाने का मतलब होता है कि हम गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी ज़माने में और अब की अगर हम बात करते हैं तो आपको डीप सी वाटर्स में जाना पड़ता है फॉर फिशिंग। आई मीन दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कि आपके जो पेरिफेरीज के ऊपर पानी है, जो बीचेस के ऊपर है, दैट हैज बीन पोल्यूटेड और यू कैन नॉट फाइंड एनी स्पीशीज ओवर देयर। अब दैट इज वन काइंड ऑफ पोल्यूशन। और ज़मीन में जो फसाद कहा गया है कुरान में और जो गंदगी है, उसके हम कई वी सी मेनी एग्जांपल्स फॉर दैट। और जब हम बात करते हैं कि वी विल सपोर्ट, व्हेन रोटरी इंटरनेशनल सेज दैट वी विल सपोर्ट द एनवायरनमेंट, then it means that we will reduce everything that pollutes the environment and makes it less livable. हमें जब environment की हम बात करते हैं तो we have to remember कि this is for us to live in. ये हमारे लिए है, हमारी next generation के लिए और and the generation after that. So we have to preserve this planet in a way कि हमारी आने वाली जो generations हैं, they can live in this environment and they can flourish. अब जो चीज़ इसको लेस लिवेबल बना रही है, इसमें एमिशंस भी हैं, इसमें नेचुरल हैबिटेट की कमी भी है। अब नेचुरल हैबिटेट की कमी कई तरीकों से आ रही है। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ लाइक बिल्डिंग एक्टिविटी गोइंग ऑन। वी आर सीइंग द सिटीज आर ग्रोइंग बियॉन्ड देयर नेचुरल बाउंड्रीज और एंड दे आर ग्रोइंग एट कॉस्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चरल लैंड। अब एग्रीकल्चरल लैंड जो है हमारी, वो नेचुरल हैबिटेट है फॉर मेनी स्पीशीज, और वो जो स्पीशीज हैं वो हमारा साइकिल है, एक इकोलॉजिकल साइकिल है, उसको कंप्लीट करती हैं। विदाउट दोज स्पीशीज, विदाउट द एंट्स, विदाउट अ फ्यू एनिमल्स, विदाउट द स्पेसिफिक fauna and flora, our life is becoming miserable. The temperature is rising. I mean, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का एक फिनोमेना कहते हैं, क्लाइमेट चेंज का एक फिनोमेना कहते हैं। तो ये सब चीजें जो सी हैं, इनको इम्पैक्ट कर रही है ये गंदगी इन वन वे और अनदर। अब आप ये देख लें कि हम एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है, अगर दैट इज पार्ट ऑफ द टाउन प्लानिंग, और अगर आप नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को जो एक इस प्लैनेट का बना हुआ है, इफ यू स्टॉप फॉलोइंग दैट, तो आपके जो ड्रेन्स हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है हमारे मुल्क में कराची की। आई मीन वी सी अ लॉट ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन कराची। अब ये जो पानी है वो ज़ाया हो जाता है, I mean, it mixes up with the affluent, और it creates a problem for all the जितनी भी हमारी population है that is living over there. तो अब इसमें जब हम करेंगे, I mean, we always talk about an action. जब भी रोटरी को बात करती है वो सिर्फ बात नहीं होती है, I mean, we talk about what we are going to do for this cause. Now our cause is to support the environment. For that matter, हमने अभी जो एक चीज हम कर चुके हैं, जो हमारी कामयाबी है डीजी ताज़ीम अहमद की सरबराही में, we have signed an MOU with the forest department and we have planned to plant 200,000 trees during this year alone. Or for that, the Punjab Forest Department has agreed to give us the plants at the district level, और उनके साथ हमारी बात चल रही है, and soon we will be sharing
the numbers with the deputy governors जो कि अपनी आगे क्लब्स को इसमें engage कर लेंगे. अब इसी तरह इसमें और भी चीजें हैं like how we can support the government departments that are into this business of supporting the environment. I mean it's a long debate और आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें जो गेस्ट स्पीकर हैं उनको बुलाने का मकसद ये है कि वो हमें बताएंगे कि how we are going to do it. So before calling him to speak on this subject, I'll just go on and introduce the guest speaker today. I mean, he is Dr. Fakhri Abbas, and he has done PhD in zoology from University of Punjab. And during his doctoral studies, he built good relations with the reputed national and international organizations due to his dedication, which led to the foundation of a Bioresource Research Institute, which he is running right now. He is the current MD of that institute. अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो सा है जिसमें जेनेटिक है, फिंगरप्रिंट की टेक्नोलॉजी है, मोलेकुलर बायोलॉजी है, एनिमल प्लांट्स मोलेकुलर इकोलॉजी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है. उसके अलावा डॉक्टर फखरी अब्बास का मोलेकुलर स्टडीज़ हैं 200 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ के ऊपर एंड मैनी एनिमल्स एज वेल. जो एक बहुत नुमायां बात है डॉक्टर फखरी अब्बास की, rather than grieving from the death of his brother, he took motivation from that incident, or he has launched a cancer research cell within his own research center, which is located in Islamabad. I mean, his purpose is to develop cheap and effective drugs for the treatment of this disease. So the center has today achieved the excellence to undertake research on anti-cancer drugs of plant origin, and those prepared through the nanotechnology. इनका जो पहला ड्रग है इनके सेंटर का जो प्रिपेयर हुआ है दैट इज ऑलरेडी बीन सेंट टू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स ऑफिस. तो इसके साथ ही दैट वाज द मेजर इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. नाउ आई थिंक वी शुड गिव डॉक्टर फखरी अब्बास द पोडियम एंड उनसे सीखते हैं कुछ, बिकॉज ही इज अ बिग एनवायरमेंटलिस्ट विद ह्यूज एक्सपीरियंस एंड ही वुड आल्सो टेल अस कि जो हम करना चाह रहे हैं उसमें हम किस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स हैं वो करें एंड दैट दोस कैन बेनिफिट द एनवायरनमेंट. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे अपनी इस खूबसूरत महफिल में इनवाइट किया. तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि रोटरी का नाम हमने बहुत अरसे सुना है. ये मेरा रोटरी के साथ किसी भी किस्म का पहला इंटरेक्शन है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग हर बड़े डिसिप्लिन्ड तरीके से और बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हर उस इशू को जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको एड्रेस करते हैं. आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो माहौल के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में. तो बाज़ दफ़ा हमें स्टार्ट इस तरह से करना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सारे बहुत लर्न लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का बेसिक्स का पहले पता होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनका ये सब्जेक्ट नहीं होता. तो कुछ उनकी उसके लिए और कुछ डिस्कशन को पॉइंट को एक्सप्लेन के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा बेसिक से शुरू करें. बेसिक ये है कि हमारा माहौल जो है या एनवायरनमेंट है ये है क्या. सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि माहौल हम कहते किसको है. तो उसकी जो साइंटिफिकली डेफिनेशन होती है वो होती है कि हमारे इर्द गिर्द की करीबी फ़िज़ा. अब हमारे इर्द गिर्द की करीबी फ़िज़ा हमारे इस कमरे से शुरू हो रही है, फिर हमारे घर से शुरू हो रही है, फिर हमारे मोहल्ले से शुरू हो रही है, और फिर शहर, और फिर हमारा सूबा, और फिर मुल्क और रीजन, और फिर वर्ल्ड. इन सब के जो माहौल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ. हमारे कमरे का माहौल हमारे घर के माहौल से जुड़ा है, हमारे घर का पूरे जो बायोस्फीयर है उसके साथ उसका कनेक्शन है, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है, कोई ना कोई रोल है, पॉजिटिव या नेगेटिव. अब माहौल ने करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो माहौल है उसने, अब हम सुनते हैं कि अरबों
सियारे हैं, सितारे हैं, लेकिन वहाँ पर जिंदगी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर माहौल नहीं है। तो माहौल क्या करता है, हमारे जो लाइफ है उसको पॉसिबल करता है, उसको इजी करता है, उसको चलाए रखने में, बनाए रखने में, बेहतर रखने में अपना रोल अदा करता है। यही वजह है कि कुरान का जो बहुत बड़ा हमारा मौजू है, एक मौजू वो माहौल के बारे में, जैसे भी बिलाल साहब ने आपको एक आयत पढ़ के सुनाई जो कि फसाद बिल बहर और फसाद बिल अर्ज। इसके अलावा मुझे सूरत रहमान जब से मैं है उसके अंदर पूरी की पूरी वो हमारे माहौल के बारे में, और मुझे लगता है कि उसके अंदर जिस तराजू का जिक्र है उस तराजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको सही तरीके से समझते हैं वो माहौल का इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसको बैलेंस रखना है। अब कुरान हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी शुरू किधर से हुई। वो ज़िंदगी हमारी पानी से शुरू हुई। अब इसमें जो अगर हम गौर करें तो दो किस्म के अख्तिलाफ है। एक कहते हैं कि पानी में शुरू हुई और एक कहते हैं पानी से शुरू हुई। खैर, इन एनी वेज इससे हमें ये साबित होता है कि पानी इस वक्त हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम जुज़्व है, जो इस कुर्राए अर्ज़ पे या कायनात में ज़िंदगी को जारी रखने के लिए, इनकी बका के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब हम में से अक्सर लोग पानी बाज़ार से ख़रीदते हैं, अपने नलों से नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे जो पानी हैं, पानी जो ज़खायर हैं या ज़राए हैं, जिसमें नहरें हैं, दरिया हैं या घर के इवन बोर जो हैं, वो भी हमें साफ़ पानी नहीं देते। इसके लिए फिर हमें स्पेशली फ़िल्टर्ड वाटर, जिसको कुछ लोग मिनरल वाटर कहते हैं, हमें वो ख़रीदना पड़ता है। इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी में थोड़ी-सी मुश्किल पानी से। अब पानी का सफाई का निज़ाम अल्लाह ताला ने पानी के अंदर रखा हुआ है। मैं पिछले दिनों एक तहकीक में शामिल था, तो उसमें हमें 1960 के कुछ पेपर्स ढूँढने पड़े। उस ज़माने के हमारे पाकिस्तान के साइंसदान जो थे वो कोई अच्छे जर्नल्स में नहीं छापते थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने वो हासिल किए। तो हमें मालूम हुआ कि उस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर जो नाला लई आप लोगों ने सुना होगा, उस नाला लई में इस वक़्त तो वो एक सीवेज वाटर का वो है ना, उस वक़्त उसके अंदर 1700 स्पीशीज़ थी। और वो स्पीशीज़ ऐसे इंटरैक्ट करती थी कि हमारा उस वक़्त का नाला लई जो है, सीवेज उसमें उस वक़्त भी था। आबादियाँ उस वक़्त जितने माउंटेनियस है या ये जो आपके मरी हिल्स है या मलोट वगैरह के जो है, ये पुरानी आबादियाँ उस वक़्त भी थी, सीवेज उसमें उस वक़्त भी था, लेकिन उसका पानी चश्मे बिल्कुल साफ़ होते थे। और उसमें से मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं लंबी हमारे पास टाइम नहीं है। मिसाल के तौर पे जो हमारा एक फ्रेश वाटर मसल था, वो उसका काम आज भी अगर आप लोगों के घरों में एक्वेरियम्स हैं या मछलियां आप लोगों ने रखी हुई हैं, आपको फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो फ्रेश वाटर मसल्स उसके अंदर 4 छोड़ दें, वो पानी को क्लियर रखेगा। अब हमने वो 1700 स्पीशीज उस जमाने में थी, आज हमने 136 स्पीशीज उसमें से ही निकाली। वो जो जिसकी वजह से वो सारा एक इकोलॉजिकल सिस्टम, अब ये बेंथिक मतलब जमीन पानी की तह से शुरू होता है, फिर वर्टिकल फाना होता है, फिर सरफेस के ऊपर फाना होता है, फिर वो परिंदे जो इसमें आते हैं उनका एक रोल होता है। और इन सब का हमारे पास एक ही वो मकसद होता था कि पानी को साफ रखना, सेहत बख्श रखना। अच्छा, अब हमने वो स्पीशीज खोई कैसे? आपको पता है कि हमारे घर से एक पानी निकलता है जिसको हम ब्लैक वाटर या एमिशंस या ये कहते हैं सीवेज वाटर कहते हैं। अब सीवेज वाटर में सबसे ज्यादा क्या है? ऑयल्स हैं। अब हमने एक दरिया पर, ये जो लकी मरवत में इंडस के ऊपर हमने एक तहकीक की कि ये जो हमारा इंडस वाटर है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर उसका सोर्स है, जिंदगी इसी वजह से, इसी दरिया की वजह से इस मुल्क में मुमकिन है। उसके अंदर ऑयल्स के कंटेंट सबसे ज्यादा थे और इतने ज्यादा थे कि
मैं अभी तक वो फिगर कोट नहीं करता, क्योंकि मुझे शक है कि इतना मुमकिन नहीं है कि हमारे जो रिवर वाटर है उसके अंदर इतने, अब ऑयल के सोर्सेज हैं हमारे किचन्स, हमारे सोप्स, हमारे जो हम गाड़ियों में मोबाइल ऑयल तब्दील करते हैं, या बहुत सारी हमारी फैक्ट्रियां हैं जिनकी एमिशंस इस किस्म की जाती हैं। तो वो सारा पानी, आपको पता है कि जो ऑयल्स होते हैं ना, ये हल्के होते हैं, ये पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि पानी के अंदर ऑक्सीजनेशन नहीं होती है, जो अंदर लाइफ है वो उसको हवा ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसको सांस नहीं आता। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास, ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि हमारे पास इसी तरह से हमारे पास जो लाइफ के अंदर काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो रेगिस्तान है, डेजर्ट, जहाँ हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, वहां पर भी एक बहुत, आपको पता है कि साइंस में हम कहते हैं कि जैसे वुल्फ है ना, ये हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा तकड़ा, बड़ा मजबूत एनिमल है, लेकिन ये सहरा में क्या करने गया, क्योंकि कंपटीशन अवॉइड करके गया। ये अपने जो सवाना या जो हमारे ज्यादा ट्री कवर या अच्छी खुराक वाले इलाके थे, वहां पे इसको कंपटीशन ज्यादा मिला, तो ये फरार होके उधर चला गया डेजर्ट में। इसी तरह से बहुत सारे और हमारे जो पूरी एक लाइफ सिस्टम है, हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है। फिर हम अपने नॉर्थ में चले जाएं, हमारे ये जो कॉनिफरस के फॉरेस्ट हैं, फिर हमारे ऊपर चले जाएं अगर आप एक्सट्रीम नॉर्थ पे, वो फिर डेजर्ट है, वो कोल्ड डेजर्ट है। वहां पे आपने देखा होगा कि बड़ा खूबसूरत जानवर जिसको हम सब पसंद करते हैं कि वो ये जो है स्नो लेपर्ड है। और फिर जब हम नीचे चले जाते हैं तो हमें हमारा समंदर मिलता है। तो पाकिस्तान का हुस्न ये है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 0 सी लेवल से लेकर और 8000 अबव सी लेवल तक इसके अंदर तमाम चीजें। और हमारा, अब मैं जिस तरफ हमारे के जी, हमने इस माहौल को कैसे खराब किया, तो हमारे माहौल की खराबी मुझे याद है कि जब हमारे 70s, लेट 70s हमारे मुल्क के अंदर बहुत अच्छे निज़ाम होते थे। उस वक़्त हमारा सीवेज सिस्टम, जैसे भी बिलाल साहब बात कर रहे थे कि हमारा जो सीवेज सिस्टम है वो अलग होता था, इवन इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, और हमारा ड्रेन्स अलग होते थे। और उसमें ड्रेन में से हमारा वाटर जाता था उसके अंदर, जो उस वक़्त के हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और एरियाज़ और सिस्टम आज हमारे आसार करीमा के तौर पे मौजूद हैं। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों ने तेज़ी से फैले और हमने प्लानिंग नहीं की। हमने इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, उनको मेंटेन नहीं रखा, फिर सीवेज को और ड्रेन को हमने मिक्स कर दिया, जिससे कि सारा पानी हमारे उन वाटर्स में चला गया और उस सारे। अब हम आके थोड़ा-सा, हमें थोड़ा इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी हुकूमतें जो-सी हैं वो कंसर्न शो करती हैं कि हमें फौरी तौर पे अपने माहौल के लिए कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पर फिर एक इशू आ जाता है जो मेरे जैसा अगर थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट से रिलेटेड शख्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हुकूमतें करती हैं शॉर्ट टर्म फ़ायदा, और इनफैक्ट इकोलॉजिकल का जो कि ओवर द ईयर्स हमने इस सिस्टम को डैमेज किया होता है, तो हमें क्या चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब यहाँ पे हम एकदम ऐलान कर देते हैं कि हमने इतने अरब दरख्त लगाने हैं, इतने करोड़ दरख्त लगाने हैं, इतने वो लगाने। फिर क्या होता है कि प्रेशर, अब यहाँ पे फिर हमारा सिस्टम आ जाता है। हमारे सिस्टम में मेरे और आप जैसे वर्कर्स हैं, डीएफओस, फॉरेस्टर्स, या जिन्होंने जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, वो हमारे ऊपर से एक प्रेशर आता है कि हमने जी इतने लाख दरख्त लगाने हैं, तो फिर हम उन दरख्तों को हमने चला के दिखाना भी है कि वो लगे भी हों। तो फिर हम इजी स्पीशीज पे जाते हैं। इजी स्पीशीज क्या है? फॉर एग्जांपल यूकलिप्टस है। अब यूकलिप्टस यहाँ का पौधा नहीं है। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि जब किसी एक आदमी ने, दूसरे आदमी, एक भाई ने अपने भाई को अगर किडनी डोनेट करनी है तो उसकी टिश्यू मैचिंग होगी, उसके मार्कर्स हैं, उसकी परसेंटेज होती है कि अगर इतने परसेंट मार्कर्स मैच किए तो फिर डॉक्टर अलाउ करते हैं कि ओके ये किडनी इतने अरसे तक
मुकम्मल वो भी नहीं सर्वाइव करता। इसी तरह से हमारा माहौल, हमारी ज़मीन, हमारा ये भी एक बॉडी की तरह है और इस बॉडी में ये सारों को पता है, ये तो बड़ी एक ज़ुबान ज़द-ए-आम पे है कि ये जो क्या हैं, ये जो दरख्त हैं, ये हमारे फेफड़े हैं। तो जब ये हमारे फेफड़े हैं तो हमने क्या किया, साउथ अफ्रीका का पौधा अपने पौधे में अपने उसमें लगा दिया। जैसे आप समझें एक एनिमल का बिल्कुल दूसरे एनिमल से हमने उसके फेफड़े तब्दील कर दिए, जिससे फिर क्या, अब ये समझाने वाली बात है। इसमें अब कोई कहे कि भाई यूकलिप्टस भी तो दरख्त है, हम कहते हैं कि वो भी एक दरख्त है, लेकिन वो यहाँ का दरख्त नहीं है। मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि यूकलिप्टस पे नेस्टिंग नहीं होती है, खासतौर पे उन स्पीशीज की जो इस इलाके के लिए कारकुनान हैं, जो इस हमारे इर्द गिर्द के लिए काम करते हैं, वो यूकलिप्टस पे नेस्ट नहीं करते। यूकलिप्टस पे हनी भी नहीं नेस्ट वो करती, अपना छत्ता नहीं बनाती। और ये इसके आप कभी गौर करेंगे तो इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा जो है ऐसी होती है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं कि वो किसी भी और पौधे को उगने नहीं देता। अब हमने तो हेड काउंट करना होता है। जैसे अभी इस वक्त जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं, चूंकि आप लोगों ने अभी किया कि आप इस प्लांटेशन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उनसे कहें कि हमें नेटिव स्पीशीज दें जो उस इलाके की हैं। जैसे शीशम है, कीकर है, शहतूत हैं, ये हमारे इलाके के पौधे हैं। जब हम आज तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज आके आपने जो है हमें ये पौधे लगा दिए, लेकिन एग्जैक्टली 20 साल बाद हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा। ये एक साइंस है जिसको हम इन्वेसिव स्पीशीज कहते हैं, जो कि एलियन स्पीशीज से स्टार्ट होती हैं। एलियन वो होते हैं जो एक इलाके के पौधे नहीं होते, और फिर वो इन्वेसिव, इन्वेसिव का मतलब वो ऐसे फैलते हैं। जैसे इस्लामाबाद में पार्थेनियम और लाहौर में 3-4 ऐसे पौधे हैं जो वहाँ पे स्केप कर गए हैं नर्सरी से, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। तो इस तरह से हमें अगर अपने माहौल के लिए कुछ करना है तो हमारा काम हमारे किचन से शुरू होगा। ये इंसानी मामला है, ये सियासी मामला नहीं है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें या वो करें। आप लोगों ने शायद इस्लामाबाद के जू का मैटर आजकल टीवी पे बहुत ज़्यादा हिट है कि हमारे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जी आप ये जू बंद कर दें, और फिर उसने एक ऑर्डर दिया कि इतने दिनों के अंदर, मतलब मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर इसको खाली कर दे, तमाम एनिमल्स वो कर दे। उस तेजी के अंदर, उसके अंदर आपने फिर देखा कि शेरों को आग लगानी पड़ी और जानवरों को बस थ्रो अवे करना पड़ा वहां से, क्योंकि हमारे निज़ाम चाहते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म रिलीफ के, बस फौरी तौर पे कुछ हो जाए। और उससे अब वो सब के सब, सुबह फिर हम कोर्ट में थे आज इसी सारे इशू के ऊपर, तो ये जो है हमारे, तो हम इसमें इस सारी डिस्कशन में करें कि हाउ टू सपोर्ट दिस आवर एनवायरनमेंट। इनफैक्ट ये एनवायरनमेंट आपने अपने लिए करनी है, आपने ये भी नहीं है कि आपने आइंदा वाली नस्लों को, आपने अपनी मौजूदा नस्ल के लिए करनी। अब जैसे बिलाल साहब बात कर रहे थे कि कैंसर को, तो ये माहौलियाती तब्दीली की एक बीमारी है। इसका मैं आपको जो है गारंटी देता हूँ कि हम लोगों की खुराक में सिंथेटिक आइटम जब से शामिल हुए हैं, हमने जब से कुदरती या नेचुरल, जिसको आप लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, वो खुराक जब से हमने छोड़ी है, तो तब से, मतलब बात अगर लंबी ना हो तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो गंदुम का जो छिलका, जिसको आप फोक कहते हैं या जिसको आप छान कहते हैं, वो एंटी कैंसर ड्रग है। जब हम उसको रिमूव कर देते हैं और सिर्फ वाइट आटा करते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। वो हमें हमारी बॉडी के अंदर किसी भी कैंसर के एक्सपोजर को रोकने में नाकाम हो जाता है। और अगर हम पूरा होल व्हीट, मतलब उसके लिए, मतलब अल्लाह ताला ने हमें हमारी हर चीज बहुत ज्यादा पैमाना करके मसाइल को मद्देनजर रख के हमें दिया, लेकिन हम उसमें से
फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, हम उसमें से और उसके से फिर अपनी मसाइल कर रहे हैं। जैसे हमने ये जो हमारी पोल्ट्री फीड है, हमारी जो और ज़्यादा है, तो हमें एक दफ़ा सारा का सारा अपना सिस्टम, अगर हम अपने आप से मुखलिस हैं, अगर हम अपने आप से खुश हैं, तो हमें माहौल के लिए कुछ छोटी-छोटी बुनियादी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। और वो तमाम, जैसे हमने तो सिर्फ़ एक प्लास्टिक को वो दे दिया कि जी शॉपर बैग जो होता है ना, ये बहुत बड़ा कसूरवार है, तो हमने उसके पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन इनफैक्ट अगर हम देखें तो प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हमारा घरों में इस्तेमाल होने वाले साबुन है, जो कि पानी में जाके ऑयल्स बन जाते हैं, जो कि इस तरह से हमारे जो किचन की सफाई सुथराई वाले हैं, वो पानी के या दरिया के अंदर जाके क्या कर रहे हैं। तो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। अब मेरे पास 15 मिनट थे, मुझे लगता है वो ख़त्म हो गए होंगे, तो बिलाल साहब बता दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़खर अब्बास। हुँ। ये बहुत मुफीद बातें थी। I mean, it was a very good information. I mean, in fact, अगर इसको मैं समराइज करूँ तो you have just said कि we don't want to support, we're not only supporting the environment but we are saving our health. और ये भी बात ठीक है कि I mean, maybe if we think about today, तो we might be more proactive और हमारी जो habits हैं, those can also be changed. और secondly, the thing you have said, I mean, it starts from your kitchen and the pollution or the the pollution, if it starts from the kitchen and it runs through the whole system and it ends in the ocean, तो इसका मतलब ये है कि we do have to change our habits as well. So now इस program का जो format मुझे दिया गया है, उसमें ये था कि a few Rotarian friends were nominated and they had to ask questions about this topic after listening to Dr. Fateh Abbas. So I would like to I would request Rotarian Javed Manzoor Saab to please ask some questions regarding the subject. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह ये छोटी छोटी किचन की बात बता रहे थे, इसमें थोड़ा सा और इसको डिटेल में कर दें, ताकि जो इजी हम लोग करने वाले हैं वो तो आसानी से हो सके, जिसके लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बंदा खुद कर सकता है। उसको थोड़ा सा डिटेल में अगर टाइम है तो बता दें तो बेहतर है। जी मैं इस फौरी वक़्त पे तो आपको सिर्फ चंद बातें, जैसे कि मैं सीवरेज सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। हमारे यहाँ पहले किसी ज़माने में सॉकेज पिट्स होती थी जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। अगर हमने, क्योंकि अब आप लोग अपने घरों से कुकिंग ऑयल्स तो ख़त्म नहीं कर सकते, ना आप अपने घरों से सोप्स कर सकते, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी काम होगा। हम ऐसी चीज़ें तजवीज़ करें हमारे जो कि काबिल अमल हों। तो उस सिलसिले में हमारे अब आप मैं बल्कि आप सबको दावत देता हूँ कि आप हमारे पास ये चकवाल में एक हमने छोटा सा सैंपल बनाया हुआ है, बिलाल साहब ने शायद देखा हुआ होगा, जिसमें कि हमने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की हुई हैं, उसको सस्टेनेबल और बहुत ज़्यादा मतलब है पेन टाइप माहौल है। तो उसका तमाम हमारी जो एमिशंस हैं, उसकी घर की वो जो ऑयल्स हैं या वो, तो हम सॉकेज पिट्स में करते हैं। सॉकेज पिट्स में क्योंकि ये सब की सब बायोडिग्रेडेबल है और बायोडिग्रेडेबल का एक ड्यूरेशन है। सॉकेज पिट का कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिलाल साहब इंजीनियर हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हम एक पिट खोलते हैं और उसके अंदर सीवरेज जाता रहता है, पानी जो है वो सब वो वाटर टेबल में चला जाता है और इस तरह की जितनी भी उसके अंदर कंटेमिनेशंस होती है वो ओवर द फ्यू मंथ्स वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो वन ऑफ द थिंग आई कैन प्रपोज। और दूसरा मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपना अगर मिसाल के तौर पे अगर आप लोग अपना पानी साफ रखें अपने घरों में, अगर आप चलें आरओ प्लांट छोटे छोटे आजकल आगे हुए हैं वो लगाएंगे तो फिर आपके घरों से खाली बोतलें नहीं निकलेंगी। आपकी तफरी की जगह पे या सैर की जगह पे जा रहे हैं तो आप एक प्लास्टिक छोड़ के आ रहे हैं, और प्लास्टिक जो है एट दिस मोमेंट मतलब हमारे पास बहुत बड़ा मसला। अफ्रीका में ये मसला नहीं है, अफ्रीका इस माहौलियात के हवाले से हमारे में बहुत आगे चला गया।
वो इस प्लास्टिक से, इस शॉपिंग बैग से वूल बना रहे हैं, जिसको आप लोग पोलिएस्टर कहते हैं, जिससे आपकी रजाइयाँ, कपड़ा, बहुत कुछ बन रहा है। आई डोंट नो कि हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं इन चीज़ों को क्यों नहीं अडॉप्ट करते। अगर रोटरी मतलब इसमें आना चाहती है कि एनवायरनमेंट के लिए कोई प्रैक्टिकल काम करे, तो मुझे लगता है इट्स वेरी इजी कि हम जो आप लोगों के लाहौर में ही जो है वो, अगर आप रिंग रोड पे जाएं तो वो ह्यूज डंप नज़र आता है कि जिसके अंदर सारा प्लास्टिक है या वो है, और उसमें बहुत बड़ी आपकी वो है, आप उससे मतलब यू जस्ट गूगल, यू विल लर्न इन द यूट्यूब के जैसे बहुत इजी मशीनरी है, कोई हाई टेक भी नहीं है, जिसमें हम इस सारे प्लास्टिक को, इस पॉलीथीन को हम फाइबर में तब्दील कर लेते हैं और वो फाइबर से कपड़े बन जाते हैं और बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, जिससे कि ये होता है कि फौरी तौर पे एंड अप नहीं होता। बुनियादी तौर पे हम लोगों के घरों में तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिसाइकलिंग हमेशा से होती है। मुझे याद है हमारे बचपन में अगर कभी पेप्सी की बोतल आ जाती थी तो फिर हम उसे पानी पीते थे, फिर भरते थे, फिर उसके जब बिल्कुल एंड हो जाता तो फिर सरसों का तेल डाल के रख देते। ये रिसाइकलिंग की एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोग बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा रिसाइकलिस्ट हैं। तो अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ तो बताएं। जी, थैंक यू वेरी मच जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Fagir. Now I would request Dr. Usman Jamshed Saab to go ahead and ask his question. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर, यू प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी। रियली आज का जो टॉपिक था बड़ा ज़बरदस्त था, और चूँकि मेरा जो प्रोफेशन है सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है मेरा, तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त था। तो सर ने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं चाहूँगा सर आप हमारे जो रोटरी के क्लब्स हैं उनके लिए कुछ ड्राइव्स सजेस्ट करें। मैं बताता जाऊँ, हमने यहाँ पे मुल्तान में कोशिश की जो है किचन गार्डनिंग के हवाले से काफ़ी काम किया, जो कि मेरा जो ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान से भी है, मैं यहाँ पे लेक्चरर हूँ। तो हमने रोटरी क्लब मुल्तान कैंट ने और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान ने हमने एक तो प्रोजेक्ट इस पे किया था, मैनेजिंग द डोमेस्टिक वेस्ट टू रिड्यूस द ट्रैश, कि घरों में जाके हमने इन्फॉर्मेशन दी कि जो जैसे सर ने बताया कि रिसाइकलिंग का ट्रेंड एक तो कुछ है, लेकिन उसके अलावा कुछ काम भी होता जा रहा है। शायद फैशन के चक्कर में हम लोग जो है ना कुछ चीज़ों को रिसाइकल करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, या बार बार उसका ट्रेंड कम होता जा रहा है। तो हमने उसको दोबारा प्रोवेक किया, जगाया। और दूसरा किचन वेस्ट को मैनेज करने के हवाले से हमने कुछ ड्राइव्स की कि किचन वेस्ट को हम किस तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं और बैक यार्ड किचन गार्डनिंग को दोबारा प्रमोट कर सकते हैं। तो सर आपका क्या ख्याल है, हमें और किस किस्म की ड्राइव्स जो अपने क्लब्स के अंदर लेके आए जिसकी वजह से जो सस्टेनेबिलिटी है पर्टिकुलरली उसको हम प्रमोट कर सकें, ना सिर्फ शोबदाबाजी ना हो कि बस एक दफ़ा किया और ख़त्म हो गया, बल्कि जो रियल टर्म जिससे चेंज आ सके। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा सर आप हमें ऐसी ड्राइव्स कुछ बताएं और भी आइडियाज़ दें ताकि हम इसको दिलो जान के साथ जो है अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में सर्व कर सकें। थैंक यू सर। आप हैं कहाँ, मुझे नजर नहीं आ रही कहाँ आपकी स्क्रीन मुझे। खैर, अब मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी है। देखिए, अगर हमने रिसाइकलिंग करनी है, वो वाकई ही जैसे आपने बताया कि वो वन टाइम होता है कि शोशा हुई और फिर ख़त्म हो गया। हमें चाहिए कि हम अपनी गलियों में 3 कंटेनर लगाएं जिसके अंदर मेटल, ग्लास और सिंथेटिक ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको अलग करें। ये काम अब कौन कर सकता है? ये किसी ज़माने में मुझे याद है कि लाहौर में प्रपोज हुआ था और वो टर्किश कंपनी थी और वो कर रही थी। उसमें सब द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द रिसाइकलिंग है। अब ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई इतने बहुत महंगी चीज़ है। अगर एक पूरी गली में 3 ड्रम लग रहे हैं जिसके अंदर हम प्लास्टिक को अलग डालें और मेटल को अलग डालें जो हमारे घर से निकल रहे हैं और किचन वेस्ट को अलग रखें, तो फिर तो आप मोहल्ले की सतह पर आगाही दे सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपके किचन से आ रहा है ये तो कंपोस्ट है, इसकी एक मार्केट वैल्यू है। बेशक खुद उगाएं या बहुत सारे बायर्स हैं जो उसको लेने के लिए तैयार होते हैं, नर्सरी वर्सरीज और ये जो फार्मिंग वगैरह के करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से चाहूँगा, आप चूँकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, तो आप ऐसा करें कि अपने आगाही दें वर्टिकल फार्मिंग की, और ये जो क्या कहते हैं इसको, जो छतों पे ऊपर गार्डनिंग होती है, लोग अपना रूफ टॉप गार्डनिंग को इसके अंदर, और इसमें जो आपकी वर्टिकल फार्मिंग है
उसमें हमारे जितने भी वाटर्स है ना, उनके साथ एक ग्रीन कलर की वो लगी होती है मॉस, जिसको काई कहा जाता है। काई सब्ज रंग की जो एक मैट होती है, वो मैट हमारे पास पूरा दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसमें शायद इस्तेमाल नहीं होती। उसका कमाल ये है कि आपने उसको एक पॉट के अंदर डाल दिया और उस पॉट के अंदर कोई भी पौधा लगा दें और वो पौधा हमेशा बढ़ेगा, हरा भरा रहेगा, ना उसको पानी की जरूरत होगी ना उसको खाद की जरूरत होगी। ये जो है अपना मॉस कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। मैं अमेरिका में था तो वहाँ पे हम नर्सरियों में जाते थे और उनकी गमलों पे से उतार उतार के लाते थे और वो बहुत ज्यादा उसकी वर्थ होती थी। यहाँ पे हमारे तो ये जो वर्टिकल फार्मिंग का कल्चर है, इसलिए कहते इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने 10 फुट की हाइट पे अगर एक गमला लगा दिया है तो फिर आप उसको रोज पानी नहीं दे सकते। तो उसके लिए फिर ये सिस्टम होता है कि आप उसको मॉस से वो कर देते हैं। मॉस वाटर रिटेंशन के अंदर बहुत अंजा, वो मॉइस्चर हवा से भी ले लेता है, बारिश से भी ले लेता है, 6 महीने तक वो उस पौधे को खुश रखता है। तो इस तरह के आप और बहुत ज्यादा कर सकते हैं अपने इलाके के अंदर। Thank you, ji. It was very enlightening about, it was a new dimension of, we can say, recycling for us. So actually, the rest of the Rotarians who had to ask question, unfortunately, they couldn't make it to the meeting. So the floor is open now. If anybody wants to ask any question, go ahead, please. डॉक्टर साहब ने एक बात जो बहुत अच्छी कही, and I never thought of it that way, कि जो इन्होंने कहा कि आप अपनी जमीन जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके के हिसाब से आप पौधे लगाएं। अब जाहिर है हमारे यहाँ जो उन्होंने बात कही भी, आई लाइक द वर्ड ही यूज के स्केप करके नर्सरी से। डॉक्टर साहब सिर्फ अगर चंद ऐसे पौधे जो घरों में लगे, जिनके गार्डन्स हैं या पौधे लग सकते, इंस्टेड ऑफ फैशनेबल प्लांट्स लगाए जाएं घरों में टू गिव द रॉकरी इफेक्ट, जो दरख्त बन जाए या जो छोटे पौधे हों, वो कुछ चंद हमें हमारे ये डिफरेंट पंजाब का अभी ये सारे जो हैं वो पेशावर से लेके बहावलपुर तक, रहीम यार खान तक इस वक्त मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो अगर आप डिफरेंट एरियाज के कुछ चंद ऐसे हमें प्लांट्स बता दीजिए, दैट विल बी अ बिग हेल्प। देखें, ये डायरेक्टली मेरे से रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि मैं बॉटनिस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल थोड़ा बहुत जितना हमारा इसमें इंटरेक्शन रहता है। तो इस वक्त हम मतलब जो एक मजे की बात है वो मैं हर किसी से करता हूँ कि अपने घर में अंजीर लगाएं और अपने घर में जैतून लगाएं। ये हमारे नेटिव हैं और ये हमारे लिए फायदा मंद है। ये दोनों अगर आप इसको स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि इसके इन दोनों के पत्तों का जो है, पत्तों के अंदर ऐसे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत सारी हम मतलब हमारी आजकल तो सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ हैं, कॉमन डिजीज़ हैं, वो हमारे सांस से रिलेटेड होती हैं, जो हमारे फेफड़ों से रिलेटेड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, या फिर जो बुरी तरीन है वो कैंसर। तो ये दोनों पौधे आपको उसमें कीमो प्रिवेंटिव हैं। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि वो होने से बचाते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं दोनों पौधे। इसके अलावा फिर आजकल एक पौधा है जिसको हम बहुत ज़्यादा सुना हो, बल्कि वो फैशन ही बन गया, उसे हम कहते हैं स्वांजना या मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा ओलिफेरा की कमाल ये है कि जो इसको हम अपनी साइंस में मिरेकल प्लांट कहते हैं। मैं अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में काम करता था, तो मेरी साथ वाली लैब ने मुझे बताया कि हमने इंडिया से एक पौधे मंगाए हैं और पत्ते मंगवाए हैं $5,000 के 1 पाउंड। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का फ्लोरा सेम है, तो मैंने कहा आई वांट टू सी, मुझे बताना, जब वो आए तो मैं देखूंगा। तो जब मैंने उसको देखा तो वो मैंने कहा ये तो हमारी बकरियां खाती हैं, और वो स्वांजना था।
तो वो जो है सवाल, और अब आके फिर हमने देखा है तो दुनिया में तो इसकी बहुत ज्यादा वो है। तो इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं जो कि इजी टू ग्रो हैं, और अब उनकी अच्छी वैरायटीज हमारे यहाँ हर जगह अवेलेबल है। तो यू कैन स्टार्ट विद दीज प्लांट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर आल्सो। इसमें मैं थोड़ा सा अगर इजाज़त हो तो मैं भी ऐड कर सकती हूँ। इसके अंदर जैसा भी हम लोगों ने लास्ट ईयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 8000 ट्रीज जो थे वो डोनेट किए थे, और उसके अंदर हम लोगों ने नीम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। हम सबको नीम को ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि नीम जो है वो आपके इन्वायरमेंट को क्लियर करती है, आपकी जो ओवरऑल आपकी हवा है सारा उसको सारा कुछ क्लीन करती है। फिर इसके अलावा पिलकन आप लगा सकते हैं, पिलकन बहुत आपका बेहतर है, शीशम है, फिर अर्जुन है, और सुहांजना या मोरिंगा तो है ही है। और अगर थोड़ा सा उसके अंदर हम और कलर ऐड करना चाहें तो हम किसी जगह पे ब्यूटिफिकेशन के लिए जो आपकी अमलतास है उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके लोकल सारे ट्रीज हैं और इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट किया होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है, ये जो आपका यूक्लिप्टस है और दूसरा आपका ये जो कॉर्निकोपस है, ये दो हमारे यहाँ पे बड़ा फास्ट ग्रोइंग, जिसका आपने जिक्र भी किया कि उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। अगर कहीं पे लगे हुए हैं और उनको जिसका दो किस्म के आजकल कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो पानी शानी का कोई इतना मसला नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जी पानी वो बहुत ज्यादा सारा उसका वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है उनकी वजह से। व्हाट डू यू रिकमेंड जो लगे हुए हैं और हमारे को ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, इनको रिमूव करना चाहिए या जो लगे हुए हैं वो लगे रहें? इनका देखिए नुकसान ज्यादा है कि नहीं? दे आर नॉट गुड फॉर अस। मैं आपको बताऊं कि एक दफा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में हमारे से सवाल हुआ कि जीएमओ क्यों, क्या नुकसान है। मैंने उनसे सारी साइंस बताई कि जीएमओ से हमें ये नुकसान है। वो कहते हैं हमें नहीं आता, हमें कोई ऐसा बताओ कि पेट में दर्द हो जाएगा या टांग में दर्द हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा, तो फिर हम जीएमओ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। ये जो तुम लम्बियां कहानियां सुना रहे हो ये हमें मत सुनाओ। तो इसी तरह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो यूकलिप्टस है और कोनोकार्पस है, पार्टीनियम है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, एक मदर ऑफ थाउजेंड है, वो ऐसे एस्केप कर गया, बड़ा खूबसूरत पौधा था, बड़ा महंगा आया मार्केट में, आपको मदर्स ऑफ मिलियन उसका नाम है, वो अब ऐसे स्वाम कर गया हमारे उसमें। तो यस वी शुड रिमूव देम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने बचपन में सोकिंग पिट्स जैसे आपने जिक्र किया और आपने इसके फवायद भी बताए, मुझे बताएं कि ये सोकिंग पिट्स खत्म करने की वजह क्या बनी? आपको शायद याद हो अयूब दौर में सैटेलाइट टाउन्स बने थे, जो हर शहर में, हर छोटे शहर या दरमियाने शहर के अंदर उनके टाउन प्लानर्स हमने जिन ममालिक से वो किए ना, हम तो बड़े शौक मारते हैं कि हमने फलाने मुल्क से आर्किटेक्ट्स बुलाया, तो वो जिन ममालिक से आए थे वहां पे नेचुरल ड्रेन था, और उसके बाद फिर हम कॉपी पेस्ट के मास्टर्स हैं। उन्होंने फिर हमें ऐसे डिजाइन बना के दिए थे जिसमें वो था, तो उसके बाद जो लोगों ने कॉपी पेस्ट मारे और फिर हम सारे ड्रेन के ऊपर चले गए। तो ये कल्चर हमारे अंदर जो है पुराना था, पहले जमाने में डेजर्ट्स में, आज भी ये लोग करते हैं इसको। तो मुझे लगता है यही वजह बनी होगी कि हमने उसको छोड़ दिया। Rotarian Tayyaba Gul, kindly go ahead and ask your question. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आप बहुत सारे जो क्वेश्चन मैं करना चाह रही थी उसके तो ऑलरेडी मुझे जवाबात मिल गए हैं। डॉक्टर साहब रोटेरियंस के बारे में अभी आपको मेरे ख्याल में मेरे बहुत सारे कुलीग्स ने बताया भी है कि रोटरी क्या है। आप हमें, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लेवल पे, हम माशाल्लाह अराउंड 4000 के करीब सारे रोटेरियंस हैं, तो हमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम क्या ऐसी चीज करें कि जिससे पाकिस्तान के लेवल पे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, उसको तमाम सोसाइटी के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको लेके चलें। तो कोई ऐसे सिंपल कुछ चीजें आप बता सकते हैं? डेफिनेटली
दरख्त भी लगाए जाते हैं। आपने किचन गार्डनिंग के मुतालिक भी बताया, रिसाइकलिंग के मुतालिक भी बताया। तो हम अपने तमाम सिटीज में हमारे रोटरी क्लब्स हैं, तो उस सिटी के हवाले से हम क्या करें कि जिससे हम सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव वे में हम एनवायरनमेंट के हवाले से हमारी पार्टिसिपेशन हो। थैंक यू सर। अच्छा, आप रोटरी का जो सबसे बड़ा काम है ना, वो जो मेरे इल्म में है वो ये पोलियो की फाइट है। आप लोगों ने जिस ज़माने में शुरू की थी उस ज़माने से, तो आप लोग बड़ा काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों का सिस्टम और आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे दरख्त लगाने के ख़िलाफ़ हूँ। इकोलॉजिकली आपको पता है कि दरख्त जो है वो मसले का हल नहीं है, और दरख्त को बचाना मसले का हल है। हम फॉरेस्ट को कहते हैं 3 लेयर्ड। यहाँ पे तो हम रहते हैं ना कि जी हमने इतने लाख दरख्त लगा दिए, इतने करोड़ दरख्त लगा दिए। ये होती है 3 लेयर्ड, जिसमें हरब, शरब और ट्री होता है। हम ट्री लगा के भाग जाते हैं और हरब शरब आती नहीं है। अब इकोलॉजिकल सिस्टम जमीन से शुरू होता है, जो हर्ब है। अब ये बातें लंबी हैं, वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, तो मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि एक 2016 था, उसके अंदर विंटर में हवा नहीं चली। तो जब विंटर में हवा नहीं चली तो उससे क्या हुआ कि चिड़िया मार गई। मतलब इट्स नॉट ओनली द स्पैरो, द हाउस स्पैरोज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैसराइन्स, द लॉट ऑफ द बर्ड्स, वो मर गए। कैसे मर गए कि जब हवा चलती है, ये मैं आपको सिर्फ पता नहीं किसने सवाल किया था तो उसका जवाब देने की कोशिश कर। जब हवा चलती है तो दरख्त के पत्ते गिरते हैं। जब वो पत्ते गिरते हैं तो वो सॉइल के ऊपर एक कवर बना देते हैं, उसके अंदर इंसेक्ट अंडे देते हैं, उससे लार्वे निकलते हैं। फिर जो बर्ड्स हैं वो उसके बच्चे हैच होते हैं, और वो उनको भी फीड कराते हैं और खुद भी फीड। और जो रिप्रोडक्टिव टाइम होता है बर्ड्स का, उसमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होते, तो वो लार्वी। अब वो हवा नहीं चली तो ये पत्ते जौन से हैं नहीं गिरे, तो वो इंसेक्ट्स ने ब्रीड नहीं किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो प्लांटेशन है या ट्रीज हैं, हम जहाँ पे ट्री लगा रहे हैं सबसे पहले उसके नीचे सफाई कर रहे हैं कि हमें जौन से है, ताकि हमारे फलाने साहब जाके इफ्तिताह कर सकें, झाड़ू दे सके, वो सारा कुछ करते हैं। तो हम कहते हैं कि लीव द इकोलॉजिकल, लेट द नेचर प्लेस रोल। तो उसमें 3 लेयर हमें चाहिए। एक सबसे नीचे वाली होती है हर्ब्स की, उसके ऊपर श्रब्स की, और उसके ऊपर ट्री होता है। तो यही सवाल था आपका, या मैं आगे निकल? थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। Thank you very much, Doctor Sahab. I mean, you can take as much time as you want to, क्योंकि माशाल्लाह the Rotarians are taking very keen interest and they're asking questions. Now I would request Rotarian Danish Jafri from Archville Royals. Kindly वो go मुझे ahead and एक ask the सवाल question. जो अभी था हमारा, मेरा ख्याल है कि मैडम ने पूछा था कि रोटरी क्या कर सकता है, मैंने उसका जवाब नहीं दिया मेरा ख्याल। वो जो साहिल समंदर से शायद बात कर रही। हाँ जी, आपने जी सर, एग्जैक्टली उसका जवाब नहीं दिया। उसका जवाब नहीं दिया। तो अच्छा, बीच में तुम लोग बीच में ना वो हो गया था। जो मैं कहना चाह रहा था या तजवीज़ करना चाह रहा था कि रोटरी को पास कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि आप आज उसको प्लान करें और कल शोकेस करें। रोटरी को लॉन्ग टर्म, अगर एनवायरनमेंट के ऊपर आप लोग कोई मिरेकल्स करना चाहते हैं तो आप वेरी वेल डिवाइज्ड, आप लोग कोई एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ ले फॉर एग्जांपल, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम आपका इंटरेक्शन करवा देते हैं। ये जो हमारी अभी 10 बिलियन सुनामी चल रही है, इसमें हमारा भी थोड़ा बहुत कहा सुना जाता है, तो उसमें नेटिव स्पीशीज की आप प्लांटेशन करें।
और एक डिस्ट्रिक्ट मॉडल में बना के दें कि हमने यहाँ पे कोई वो नहीं लगने दिया, इन्वेसिव नहीं लगने दिया, या कोई बाहर का यूकलिप्टस वगैरह हमने नहीं लगने दिया। उससे उस शहर के अंदर जो है वो डिफरेंस होगा जो कि बाकी शहरों में आपको नजर आएगा। आप यकीन करें कि जो हमारी बिलियन ट्री सुनामी थी जो कि हमने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में की थी, उससे यूकलिप्टस की वजह से हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जौन सा है वो डैमेज है। यूकलिप्टस कोयला नहीं था, वो था मस्कीट भी था। और मस्कीट, छोटा सा वाकया सुना देता हूँ, मस्कीट के 2 ट्रक सीड्स के जो हैं वो हमारे पास कोहिस्तान एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मैंने बहुत ज्यादा फाइट करके मैंने कहा कि नहीं लगने, ये नहीं हम प्लांट करने देंगे आपको। उस वक्त ऑर्डर ये दिया गया कि ओके स्पेल इट अवे। अब वो 2 ट्रक, आपको पता है कोहिस्तान में नीचे इंडस जाता है, उन्होंने दोनों के दोनों इंडस में फेंक दिए। और वो पूरे यहाँ से लेके और रोड़ी तक जहाँ पे बैराज नहीं आते, डैम्स तक उन्होंने फ्लोट करके क्रॉस किया, और दोनों तरफ हमारे दरिया के मस्कीट ऐसे हमलावर हो गई है हम पे। तो आप किसी एक ऐसे इस तरह का कोई एक स्ट्रेटजी डिवाइस करें कि आप दूसरों से मुख्तलिफ काम करें। अगर प्लांटेशन आप करना चाहते हैं तो आप प्लांटेशन, जैसे वो बता रही थी नीम का मसला सिर्फ ये है कि ये ना ढेरे से ऊपर नहीं आता, ये नीचे नीचे रहता है, ढेरे में भी थोड़ा कम ही होता है, उससे आगे इसकी पॉपुलेशन। कोई ऐसे प्लांटेशन करें और सिंगल स्पीशी प्लांटेशन मत करें। मतलब जहाँ पे भी आप करें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो जो सिंगल स्पीशी प्लांटेशन है उसको, और फिर कोई एरिया बेशक आप ले सकते हैं कि इसके अंदर हम जो है कुछ नहीं होने देते। मतलब उसमें आप देखेंगे तो अगर आप किसी इलाके को छोड़ दें और वहाँ पे कुछ भी ना करें, मैं आपको एक बड़ी हैरत की बात बता रहा हूँ। आप लोगों के पास शायद आप में से अक्सर गूगल अर्थ इस्तेमाल करते होंगे। गूगल अर्थ के ऊपर एक ऑप्शन होती है, उसे हम टाइम लाइन कहते हैं। आप टाइम लाइन से देख सकते हैं, 1984 तक के अवेलेबल हैं। आप देखिएगा कि पिछले 20 साल में पाकिस्तान का कवर बढ़ा है। जो सब्ज नजर आ जाता है ना कि ये सब्जा जो है वो ग्रीन है, वो कवर हम उसको कहते हैं। तो 1984 से लेके और 2018 तक 17 तक हमारा फॉरेस्ट कवर, हमें FAO ने कहा कि तुमने हमें 2.7 बताया, तुम 5.30% ऑफ द फॉरेस्ट इन द कंट्री, ये शायद आप सब जानते होंगे। तो उस पे हमने झंडे गाड़े कि ये हमने, वो नेचुरल है, वो सब कुछ हमारा कुदरती कवर बैक। KP में ड्रॉप हो रहा है, जहाँ पे 5 साल से 6 साल से हम प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो दरख्त तो हमने 16% यूकलिप्टस था और कोई 10-12% वो था मस्कीट था, जिसकी वजह से ये सारा वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। और वो अब हम पूरे पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम नेटिव स्पीशीज को वो करें। अब मुझे लगता है कि शायद हुकूमत ने इस दफ़ा कंसीडर की है हमारी शिकायत और वो ना करें इसके ऊपर। Dr. Sahab, you have given Many thank you, altogether sir. a very new dimension to whole this tree plantation thing. और आई गेस के जो आप बात कर रहे हैं तो वी हैव टू लाइक ऑर्गेनाइज आवर होल स्कीम एंड जो टारगेट हमने करना है कोई भी एरिया, तो उससे मुताबिक रखता है जो सा हमें प्लांट जो सा नवदीप करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अब एक सवाल रोटेरियन दानिश जाफरी साहब ने रिक्वेस्ट की थी, एंड आफ्टर दैट रोटेरियन शाइस्ता खावर, शी आल्सो वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। So, Danish Jafri Saab, you can ask your question, and after that, Rotarian Shaista Khabar. Thank you, sir. Dr. Saab, it has been a very informative session. मेरा एक पॉइंट था कि वो जो आपने ऑयल्स की बात की थी, उसमें आई थिंक हम लोगों का ऑलमोस्ट जीरो ध्यान है कि सोप्स की वजह से जो हम पोल्यूशन आ रही हैं एंड ऑल दैट। तो हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में, जहाँ इस तरफ अभी कोई भी ध्यान नहीं है, और मेरे लिए भी ये नई चीज थी, तो अगर हमने उस पॉइंट पे स्टार्ट करना है तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव, या मतलब हम उस चीज को कंट्रोल करने के लिए
कहाँ से स्टेप ले सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हम उसको भी कंट्रोल कर सकें? अच्छा, उसके लिए ना हमारे जितने भी ट्राइब्यूटरीज हैं वो सारे ऑयल लेकर आ रहे हैं। जो ज्यादा है इंडस के, आपको पता है कि ऊपर इतनी आबादी नहीं है, और जो हमारे जीबी वगैरह है वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बहुत थोड़े लोग रहते हैं। तो हम लोगों को अच्छा, इंटरनेशनली और इवन ये जो नस यूनिवर्सिटी है इसने सिस्टम डिवाइस किए हुए हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि एज ए इंडस्ट्री हम इस मुल्क में कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं बायोडीजल। बायोडीजल की आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, और हमें लगता है कि जैसे कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस है। जो हमारे घरों में किसी जमाने में चिराग जलते थे ना सरसों के तेल के, वो भी बायोडीजल है। तो एनी बर्नेबल ऑयल जो है उसको अब इंजन में से गुजारने के लिए हम उसको थोड़ा थिन कर लेते हैं। तो जो हमारे ये जो रिवर्स है ना, या ट्राइब्यूटरी है, जैसे सवां है, कोरंग है, या इस तरह के बहुत सारे कोई 67 रिवर्स हैं, उस रिवर्स के ऊपर हम जस्ट आफ्टर द सिटी एग्जिट, जैसे ही वो मेट्रोपॉलिटन को एग्जिट करते हैं, वहां पे हम यूनिट लगा सकते हैं जो पैसा देगा, जो आपको जॉब्स क्रिएट करेगा, और जो वो जो पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके पास वो आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, बर्नेबल ऑयल, जिससे कि मशीनरी भी चलती है, जिससे कि बर्न भी कर सकते हैं, आप किसी भट्टियों में भी जला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही सवाल था जी। Rotarian Shaista Khabar Sahab, now Saiba, you can now please go ahead and ask your question. जी, मेरा क्वेश्चन वो जैसा पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, सेम पॉइंट को मैं थोड़ा सा दोबारा से पूछूंगी कि हमारे यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के लिए सारा आपका कॉर्नकॉर्पस आपका पूरी रोड्स पे, और ये पीएचए और हर कोई, हालांकि ये लोग खुद सारा कुछ कंट्रोल करने वाले हैं, इवन देन दे आर यूजिंग देम, तो वो अब वो सब जगह पे इतना स्प्रेड हो गया है, इसके लिए आप कोई ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जिसको वो कंट्रोल किया जा सके? और मैं तो नहीं कर सकता, आप लोग नहीं, कर लेकिन सकते हैं। इसके ऊपर मेरा कोई काम पॉलिसी ताकीद का। मेकिंग होनी चाहिए, कोई मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। देखिए, कराची वालों पे हमने ये एतराज लगाया था, सिंध वाले जो थे ना, उन्होंने कोनोकार्पस को बहुत ज्यादा तेजी से फैलाया था, ये अभी लास्ट 5-6 इयर्स की बात है। तो हमने उसमें अपने नेशनल जो हमारे फोरम है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत, तो हमने उनसे बहुत ज़्यादा उससे की थी, और शायद उन्होंने हमसे कमिट किया था कि हम इसको रिप्लेस करेंगे कोनोकार्पस को। ये जो, और मुझे लगता है कि दे आर डूइंग इट, उनके पास कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के तहत ही चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे तो ये है। अब लाहौर में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ना, पीएचए, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बाकी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये पीएचए का मसला, अगर लाहौर में है ना, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, ये पीएचए का मसला है। और पीएचए जो है वो फॉरेस्टर्स नहीं है, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट है। दैट इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। तो मुझे लगता है लाहौर में शायद पन्नी मुश्किल मचाई हुई है पूरे लाहौर में सब जगह के ऊपर वही लगाया हुआ है उन्होंने। हाँ। और एक और चीज इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों के यहाँ पे सबको एक मिसकंसेप्शन है कि हम जो प्लांटेशन करते हैं वो हम जून और मई के महीने में कर रहे होते हैं। अभी बहुत सारे हमारे लोगों ने जो है, इवन एनवायरनमेंट डे भी आपका कोई जून की डेट्स में आ रहा होता है। तो अब लोगों को इस चीज का भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन सा व्हाट इज द राइट टाइम टू प्लांट अ ट्री। अब मई जून में जो आपका प्लांट आप लगाते हैं वो आप तस्वीरें भी उतर जाएंगी, सब कुछ हो रहा होगा, बट एक्चुअली वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट का मसला है, उसका मसला नहीं है। क्योंकि अब आप देखें, हमारे जो फिस्कल ईयर है ना, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, कि जो फिस्कल ईयर है वो जून जुलाई, वो 1 जुलाई से शुरू होता है।
तो हमारे पास अगर प्लांटेशन आती है ना अप्रैल मई में या फरवरी में स्टार्ट होती है, तो वो 7वां 8वां महीना होता है और हमारे पास फंड एलोकेशन होनी होती है, किसी भी चीज़ की ग्रांट रिलीज होनी होती है जुलाई में। तो इसलिए फिर हमारे पास सारी एक्टिविटी उसके बाद होती है। पिछले साल के पैसे हमारे पास थोड़े बचे हुए होते हैं और अगले सालों के, तो इसलिए फिर थोड़ा सा ये हुकूमत को स्टंट करना पड़ता है कि ये हमें हार्श वेदर में। वैसे द बेस्ट सीजन ऑफ एनी प्लांटेशन जो है वो इन बिटवीन हार्श वेदर, ये थंब रूल है कि इन बिटवीन हार्श वेदर जो उनसे होता है ना, कि जैसे सर्दियां खत्म हुई हैं तो प्लांटेशन शुरू हो जाएगी और गर्मियां खत्म होगी तो फिर प्लांटेशन शुरू हो जाएगी, उसके दरमियान आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये वेरी ट्रू है कि ये जो है ना हमें उन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है और उसको सारे वो फिर 2 दिन भी नहीं वो पता चलता, तस्वीरें उतर जाती हैं लेकिन उसके बाद वो सारे ट्रीज मर जाते हैं। If there are any other questions, so थैंक यू। माय नेम इज बिलाल ख्वाजा जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जब भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात आती है तो हमारे जहन में एकदम से जो चीज़ डायरेक्ट आ जाती है वो है फॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन का इशू। लेकिन हम लोग जो हैं, तो जो हमारा लोगों का अपना परसेप्शन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से, तो वो हमारी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी इनसेंसिटिव है इस हवाले से। तो मैं ये सिर्फ ये चाह रहा था कि जो हमारी अपनी पर्सनल ह्यूमन एफर्ट होनी चाहिए इस तमाम सिलसिले में, उसको टच कर डॉक्टर साहब अगर कोई स्ट्रेटेजी वगैरह डिवाइस करना चाह रहे हैं, या अगर मीडिया कैंपेन्स के थ्रू, जैसे आई बिलोंग टू KPK, तो जिस वक्त ये बिलियन ट्री सुनामी चल रहा था तो उस वक्त सारे लोग जो हैं तो बड़े वी वर वेरी एक्साइटेड और हमने कोशिश भी की थी अपना पार्ट डालने की। लेकिन जिस वक्त वो सारा प्रोजेक्ट वगैरह खत्म हो गया, मीडिया प्रोजेक्शन उसकी खत्म हो गई, उसके बाद से एकदम से वो सारा मामला भी ठंडा पड़ गया। तो इस सिलसिले में इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं तो उनको प्रोजेक्ट करने की जरूरत कितनी ज्यादा होती है? नहीं सर, मामला ठंडा नहीं हुआ, वो नैब में है अभी जो बाकी आपका वो है जो आपने मुझे लगता है देर से ज्वाइन किया। हम मुसलसल जो बात कर रहे थे, हमने जो शुरू से बात की है, हमने यही कहा ट्री प्लांटेशन जो है वो मसाइल का हल नहीं है और बल्कि बाज़ जगह पे उसने मसाइल पैदा किए हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं काफी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये क्यों नहीं कर रहे कि जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनको इनकरेज करें? उनका ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इकोनॉमी पे भी और एनवायरनमेंट पे भी। जैसे हमारे जामुन है, मैंगो है, ये ट्रीज हम हाईवेज और दूसरी जगह जहाँ अवेलेबल प्लेस है वहाँ पे इनकरेज किया जाए, तो इसके मतलब थोड़ा सा गाइड करें। जो प्लांटेशन होती है ना, जिसको हम ट्री या एफॉरेस्टेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें हम फ्रूट प्लांट्स को नहीं कंसीडर करते, क्योंकि जब उसकी फ्रूटिंग टाइम होता है तो फिर वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो उससे ओवर हार्वेस्ट करती हैं, जिससे कि दरख्त ज़्यादा सरवाइव नहीं करते, वो मर जाते हैं। और जो इसमें हमारा सर्वाइवल रेट बहुत है, तो ज़्यादा जो हमारा फोकस होता है, मतलब जो अगर आप नॉर्थ में करें ना, वहाँ पे हम चिलगोज़े के लिए कोशिश करते हैं और अखरोट के लिए करते हैं। अखरोट थोड़ा सा ये है कि ज़रा 15-20 साल में हो जाता है, लेकिन चिलगोज़ा 100 साल बाद फल देता है, तो इसलिए थोड़ा सा, बट स्टिल वी लव टू प्लांट द पाइन्स, ये ऑल द पाइन नट और इस तरह के हैं। लेकिन ये जो किन्नू, आम और वो बाकी जो फल वाले हैं, ये जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है। और हॉर्टिकल्चर जो से हैं वो इरिगेटेड लैंड पे करते हैं, मतलब जिस जगह जो उनकी मलकियती ज़मीन और पे पानी देते हो, फिर उसका ठेका देते हो। फॉरेस्ट में किसी ज़माने में ये इरिगेशन रेवेन्यू जनरेशन होता था, अब ये इसका वो वाला कंसर्न है, तो नॉर्मली इट्स नॉट एडवाइजेबल। कम्युनिटी का बिहेवियर ज्यादा है। Thank you very much, Dr. Fateh Abbas. I mean, it was a very insightful session, alhamdulillah, and everybody took very active part in it. Now I'll wrap it up and request the Master of Ceremony to take over, please. Thank you very much. Thank you so much. Very informative. काश अभी और वक्त होता तो और भी बहुत सी बातें कर लेते। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी DG Kazeem Ahmed for his closing remarks
और डीजी साहब हाल ही में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट से मिले थे, तो आई वुड लाइक कि अगर डीजी साहब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर कर लें सबके साथ। रोटेरियंस बैठे हुए हैं जिन्होंने अडॉप्शन के बारे में कहा था। बड़ा अच्छा और बेहतरीन सेशन रहा, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं सबको जिन लोगों ने क्वेश्चन किए उनको और डॉक्टर साहब की बातें सुनने पे सबको मुबारकबाद देता हूँ। बड़े अच्छे और अहसन तरीके से ये बातें बड़ी सिंपल वे में डॉक्टर साहब ने की हैं। मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया हमें हमारे ही के तौर तरीकों से, तो ये बड़ा अच्छा है। मेरे ख्याल में ये सेशन हमारा बड़ा बेहतरीन रहा। हम लोग मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट से भी मिल चुके हैं और फॉरेस्ट वालों को भी मिल चुके हैं। हमने उनसे 5 लाख पौधे की भी कमिटमेंट ली कि हम ये करेंगे। तो आपकी बातों से ये अंदाजा हो गया था कि हमने मिक्स एंड मैच नहीं करना, अपनी मर्जी से चीजें करनी है। तो जिसके लिए आई थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा इंफॉर्मेटिव चीजें दी हमें आपको, और जिन लोगों ने बड़े पैशन से, हमारे रोटेरियन बैठे भी हुए हैं और आज बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया भी है, तो इसमें सब लोगों के इतनी पेशेंस से बैठने का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा। रोटरी जिस तरह पोलियो में हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसी तरह कोई भी फील्ड हो, एनवायरनमेंट हो या लिटरेसी में हो या कोई मतलब किसी किस्म का भी प्रोजेक्ट हो, रोटरी हमारा हम उसमें इनिशिएटिव लेते हैं और जहाँ हमारी ज़रूरत होती है हम कोशिश करते हैं कम्युनिटी को सर्व करें अच्छे तरीके से। और चूँकि ये कम्युनिटी भी हमारी है, ये लोग भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारा है, तो इन तमाम चीज़ों के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी डॉक्टर साहब। और इसी तरह हम आपको बुलवाते रहेंगे और अपनी चीज़ें कहते भी रहेंगे। तो इस तरीके से अब हमारा जो अगला सेशन है, मैं लोगों की तवज्जो के लिए कि अगला सेशन जो हमारा है स्पेशल चिल्ड्रन के ऊपर एक प्रोग्राम है जो 7 तारीख को हमने डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन 7 तारीख को हमारा ऑफिशियल टूर शुरू होने वाले हैं। तो मेरा ऑफिशियल टूर होगा जंग सेंट्रल क्लब में, तो जिसको कि हम ये इसी तरह लाइव आपको टेलीकास्ट करेंगे 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो जो भी शख्स उसमें ज्वाइन करना चाहे कर सकता है इसी जूम पे, ताकि मुख्तलिफ क्लब्स ने क्या क्या काम किए हैं वो मेरे अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी देख सके। तो मैं सबको दावत देता हूँ कि 7 को जूम मीटिंग ये नहीं होगी, 7 तारीख को जूम मीटिंग जो है ना वो हमारी होगी गवर्नर ऑफिशियल विजिट रोटरी क्लब जंग सेंट्रल। तो उनके जो प्रोजेक्ट होंगे वो लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे हमारे इसी जूम से। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ओवर टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। Thank you very much for this opportunity to thank this very learned डॉक्टर साहब जिन्होंने अभी हमें एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और ये वो चीज़ें थी जिसको कि हम लोग नहीं समझते। मसलन उन्होंने कहा कि ट्री लगा देना ही काफ़ी नहीं, उसकी हिफाजत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर हम लोग एक दफ़ा दरख्त लगा देते हैं और उसके ऊपर नहीं जाते। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बिलाल साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम उन पार्टिसिपेंट्स का जो कि शुरू से लेकर आखिर तक इस इम्पोर्टेंट सेमिनार को सुनने के लिए मौजूद रहे। और मैं शुक्रगुजार हूँ ताज़ीम अहमद कंबोज साहब का जो कि इतने अच्छे तरीके से तमाम। थैंक यू वेरी मच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब एंड थैंक यू वेरी मच टू मास्टर ऑफ सेरेमनी ऑफ Requesting DG Saab to adjourn the meeting. Thank you very much. I officially close this meeting of today. Thank you very much.